नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं रशिया और रशिया का ये विजिट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे जब अमेरिका से हमारी दोस्ती अच्छी चल रही है, इसराइल के हम साथ कमिटेड हैं और इसराइल ईरान का कॉन्फ्रंटेशन सामने है। ऐसे टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया जा रहे हैं और रशिया में वह तो ब्रिक्स की समिट, लेकिन शायद ब्रिक्स से ये बहुत ऊपर है। एक इसराइल ईरान वॉर को कहीं रोकने की कोई कुव्वत रखता है तो वो इंडिया रखता है, और कहा जाता है कि यूक्रेन और रशिया वॉर को भी रोकने की कोई कुव्वत रखता है तो इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी रखते हैं। इससे बाहर प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये विजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी कई और डील्स अभी होनी बाकी हैं। अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स आने बाकी हैं, साथ में रशिया से भी डिफेंस टेक्नोलॉजी आनी बाकी है। क्या क्या बात होगी, इसी में बात करने के लिए हमारे साथ शिवम चौधरी जी एनालिस्ट हैं। और शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। शिवम जी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये रशिया का विजिट? जी रोहित जी, नमस्कार। आपने कहा कि भारत के अमेरिका से संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप स्टेट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि डीओडी की बात कर रहे हैं? संबंध किससे अच्छे चल रहे हैं? क्योंकि एक से अच्छे चल रहे हैं, एक से अच्छे नहीं चल रहे हैं। खैर, वो बहस का एक अलग विषय है। निश्चित तौर पर नहीं, I'll give you an answer here। यहाँ पे बात ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट और डीओडी दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं चलते, दोनों के आपस में ही अच्छे नहीं चलते। जब अफगानिस्तान, जब इराक में सद्दाम हुसैन हटाए गए थे तो अहमद चलाबी बनाए गए वहां के चीफ, और उसके बाद एक और आदमी लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट किसी को चाहता था और डिफेंस डिपार्टमेंट किसी को चाहता था। जब ये दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे एज सच अमेरिका से रिलेशंस वो इस समय अच्छे। क्या प्लीज कर हाँ, बस वही था कि थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो जाए किससे बेहतर है। तो 22-23 तारीख में ब्रिक्स की मीटिंग है कर्जन में, जो रशिया में है। बहुत ही एक तरीके से बहुत ही हाई प्रोफाइल, और एक जिसे कह सकते हैं पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर है, क्योंकि जो ब्रिक्स की मीटिंग है और अमेरिकन इलेक्शन है लगभग पैरेलल में चल रहे हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। जो ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, अमेरिका में इलेक्शन है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में और 22-23 में होगी। तो प्रधानमंत्री भारत से जाएंगे। ब्रिक्स आपको पता है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ एक संगठन था कि किस तरीके से आप आकर एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, जो वेस्ट का प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से वो जो नॉन वेस्ट कंट्रीज हैं, जो या कहूं अमेरिका के जो पिछलग्गू नहीं है, वेस्ट भी नहीं कहूंगा, जो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं है, उन्हें किस तरीके से वो स्ट्रेंगुलेट करता है, तो उससे बचने के लिए एक संगठन बनाया गया। वो बहुत ज्यादा चला नहीं, बहुत धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जिस गति से वो चल रहा है, खासकर मुझे लग रहा है 4-5 साल में तो काफी गति उसने पकड़ी, लेकिन खासकर जिस तरीके से यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है, यूक्रेन वॉर में हुआ क्या, अमेरिका ने जितने भी एसेट्स थे, जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे रशिया के, वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए। तो पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर जैसा हुआ, एकदम से झटका लगा, जैसे झिझोड़ दिया हो किसी ने कि भैया कल को तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि अमेरिका का ऐसा कोई सागा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं, तो अमेरिका पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता। संबंध किसी के कभी भी कितने अच्छे चल रहे हो, ये ट्रांजेक्शनल संबंध है। और ये भी क्योंकि उसे भारत की जरूरत पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, क्या है, वो उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन वो जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो भारत के साथ खड़ा है। तो भारत हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उस चीज को समझी। तो उन्होंने कहा जो ये ब्रिक्स जैसा संगठन है ना, इस पर और जान फूंकने की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री जुलाई में भी गए थे रशिया, और देखिए वो भी कोइंसाइड किससे हुई थी कि नाटो की बैठक हो रही थी। तो उन्होंने कहा यार मत जाओ, वहां पे ऐसा है वैसा है, हमारी नाटो की बैठक चल रही है, सारा ध्यान उस पर चला जाएगा। तो इंडिया ने कहा ठीक है भैया, तुम अपना करते रहो, तुम्हारा अपना बिजनेस है, हमारा अपना बिजनेस है। अब प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, वो भी उनके इलेक्शन से कोइंसाइड कर रहा है। शी जिनपिंग भी वहां पे जा रहे हैं, सब कोई वहां पे जा रहा है। अब बहुत सारे एजेंडा है जो ब्रिक्स के अंदर तय होने हैं। दरअसल ब्रिक्स चाह क्या रहा है? सबसे पहले तो जो एजेंडे में है कि किस तरीके से नए मेंबर्स को इंडक्ट किया जाए ताकि इसका दायरा बढ़ाया जाए। अभी 47 एप्लीकेशंस हैं जो ब्रिक्स के पास पड़ी है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपना मेंबर बना लीजिए। 4 नए मेंबर है, इजिप्ट है, आपका इथोपिया है, यूएई है और ईरान है। ये अभी उसमें इंडक्ट होने हैं। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने कहा है कि अभी इसके ऊपर कुछ क्लियर नहीं है। ये एजेंडे में जाएगा कि मेंबर आते हैं कि नहीं आते, उसके ऊपर अभी क्लियरिटी नहीं है। कहा जा रहा है कि इंडक्ट हो सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं होंगे या अगले आने वाले 2 दिनों में पता लगेगा। उसके बाद सवाल पूछा गया कि भैया जो प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, मीटिंग में है, जाहिर तौर पर सबका ध्यान है, सब देखना चाह रहे हैं, तो क्या वहां पर बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी क्या? उन्होंने स्पेसिफिक पूछा क्या शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोई बायलैटरल मीटिंग होने वाली है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, बायलैटरल मीटिंग्स ऑन द कार्ड्स है, लेकिन क्या स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की होगी, इसके ऊपर अभी भी कोई क्लियरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नहीं आई है। लेकिन संभावना ये है
जिस तरीके से इंडिया चाइना के रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ऑन पेपर ऑन कार्ड जैसा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आज ही खबरें आई ब्रिक्स मीटिंग से एक दिन पहले कि डी एस्केलेशन हो गया है, 2020 के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे वहां तक पहुंच गए हैं। डेप्सांग प्लेन हो, डेमचौक हो, गुगरा हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, ये सारे वो रीजन थे जहां एस्केलेशन हुआ था। बाकी सब चीजें तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो गई थी। ये गालवान हो, पेंगोंगसो हो, हॉट स्प्रिंग हो, गोगरा, ये हो गए थे। डेप्सांग प्लेन और डेमचौक में बात रुक गई थी। तो अब जो डेप्सांग प्लेन था वो बचा हुआ था, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 13, इन सब के ऊपर एक आम सहमति बन गई है कि शायद वहां पेट्रोलिंग जो 2020 या उससे पहले की स्थिति थी उसके आसपास होगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चाइना को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है तो भारत की है। क्योंकि शी जिनपिंग अमेरिका गया था, क्योंकि 2020 के बाद जिस तरीके से वेस्ट ने गला घोट दिया चाइना की पूरी इकोनॉमी का, तो गया था शी जिनपिंग भागा भागा अमेरिका, बचा लो हमारे साथ, हमारी पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इकोनॉमी है, आपने जिस तरीके से डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, बैठ जाएगी। $800 बिलियन मांगने गया था वहां पे, अमेरिका ने मना कर दिया। अब उसे पता है कि कोई अगर देश है जो सस्टेनेबली हमें सपोर्ट कर सकता है वो भारत है। भारत का मार्केट ही है जो हमें सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि कितना व्यापक मार्केट है। इसलिए भारत के साथ वो बेहतर संबंध बनाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत भी समझ रहा है कि मौके की नजाकत को समझते कि ये मतलब फायदा उठाना चाह रहा है। उसके मन में कभी भी ऐसा नहीं है कि भारत के साथ अच्छा संबंध बनाना चाह रहा है, लेकिन भारत भी चाह रहा है कि इस दौरान जितना ज्यादा लिया जा सके वापस लिया जाए। इसलिए भारत ने जो सबसे पहली कंडीशन रखी थी कि बायलैटरल टॉक्स बाय द हेड ऑफ द स्टेट तब तक नहीं होंगे जब तक कि आप प्री 2020 पोजीशन पे नहीं जाएंगे। चाइना को वो माननी पड़ी, और अब जो स्थिति है उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की कोई बायलैटरल मीटिंग हो सकती है। संभावना ही ज्यादा है, बाकी अब देखते हैं कि किस तरीके से होता है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि दोनों देशों के बायलैटरल टॉक्स हो सकते हैं, तो उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा, क्योंकि शी जिनपिंग बेचारा इतना मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ ना, इकोनॉमी हो, रॉकेट फोर्स हो, अंदर पर्जिंग चल रही हो, ताइवान वाली स्थिति हो, हर जगह वो फंसा हुआ है। उसे लेजिटिमेसी चाहिए। आज शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसे लेजिटिमेसी चाहिए, और लेजिटिमेसी तब मिलेगी जब भारत जैसी एक डेमोक्रेसी उसके साथ खड़ी होगी। मान लीजिए रशिया खड़ा होता है, उसे तो पराया स्टेट पहले ही बनाया हुआ है। ईरान खड़ा होता है तो दिक्कत, नॉर्थ कोरिया खड़ा होता है तो दिक्कत, चौथा देश उसके पास कोई था नहीं, उसने भारत को ढूंढा। भारत के बराबर में अगर शी जिनपिंग खड़ा होगा मोदी के, तो लगेगा हाँ यार कुछ वैल्यू है, चलो मोदी खड़ा है तो कोई है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से आपने कहा कि भारत ही है जो शायद यूक्रेन युद्ध को रोक सकता है, जो शायद इजराइल के युद्ध में मीडिएटर बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पास ही फिलहाल आज ये ताकत है कि वो फोन उठाए, वो पुतिन को फोन मिला सकते हैं, साथ में बाइडेन को भी मिला सकते हैं, नेतन्याहू को भी मिला सकते हैं, और खोमेनी को भी मिला सकते हैं। चारों लोगों को आज एक टाइम पे अगर कोई फोन मिला सकता है तो सिर्फ मोदी है और कोई नहीं है। तो इसलिए मोदी, भारत जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो ब्रिक्स पे सबकी नजर रहेगी, वो ये रहेगी डी डॉलराइजेशन का जो पूरा का पूरा ये मुद्दा चल रहा है। कि मैंने जो बताया आपको कि अमेरिका ने रशियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया और वो सब चीजें हुई, उसके बाद एक ऑल्टरनेट करेंसी सिस्टम, एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक सिस्टम की जो बात होने लगी, उसकी बात चल रही है। तो लोग कह रहे हैं भैया डी डॉलराइजेशन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो? उसके लिए एक ऑल्टरनेट करेंसी होनी चाहिए। तो फिर बात चल रही है कि ब्रिक्स करेंसी किस तरीके से लॉन्च की जाए, उसमें इंडिया, चाइना और रशिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा कि किस तरीके से ऑल्टरनेट करेंसी सिस्टम लाया जाए। और जो स्विफ्ट सिस्टम है जिस पे अमेरिका काम करता है, जो पूरी दुनिया के टोटल ट्रांजैक्शन का वो जिस तरीके से नजर रखता है स्विफ्ट के माध्यम से, वो चाह रहे हैं कि स्विफ्ट को डिच कर दिया जाए। उसी में एक प्रयास यूपीआई भी है। साथ ही रशिया ने कहा कि हमने भी अपना एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ढूंढ लिया है, शायद उसके बारे में भी बात होगी। क्योंकि जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं आज के समय में, वो अपने टोटल ट्रेड का 40% नॉन डॉलर करेंसी में या बायलेटरल ट्रेड की जो करेंसी है उसमें कर रहा है। ये महत्वपूर्ण है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम बायलेटरल ट्रेड करने लगते हैं तो अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होगा? मान लीजिए मैं और आप एक बायलेटरल ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए हम दोनों गोल्ड खरीदते हैं या कह दीजिए गेहूं खरीदते हैं। हमने एक रेट तय किया, हमने आपस में ट्रेड कर लिया कि भैया 20 रुपए किलो हम खरीद रहे हैं। अब जब हम बायलेटरल ट्रेड करते हैं विदाउट स्विफ्ट, तो अमेरिका को नहीं पता लगता दरअसल हमने कमोडिटी कितने में खरीद ली। भैया उसे यही नहीं पता लग रहा इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट प्राइस क्या सेट है, 20 रुपए है, 22 रुपए है, 25 रुपए है, 30 रुपए है। तो वो जो पूरा का पूरा उसका इकोनॉमिक सिस्टम है वो उसमें फंस जाता है, क्योंकि उसके पास खुद देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय डॉलर। जो मतलब एक तरीके से वो
प्रिंटिंग प्रेस से जो छप छप के आ रहे हैं उसके अलावा तो कुछ नहीं है उसके पास। अगर वो इस सिस्टम से ये पूरा का पूरी उसकी होल्ड खत्म हो जाता है, उसे यही ना पता लगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कमोडिटी के प्राइस चल क्या रहे हैं, तो अमेरिका फंस जाता है। इसलिए दिक्कत है, इसलिए रशिया चाहता है कि इन सबको जो ब्रिक्स करेंसी है ये आपस में ट्रेड करें, और बायलेटरल करेंसी में करें या ब्रिक्स करेंसी में करें, ताकि अमेरिका स्विफ्ट पूरे को बार किया जा सके और धीरे धीरे पूरे सिस्टम को बिठाया जा सके। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका 34-35 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है। उसकी टोटल इकोनॉमी के 1.5 गुना उसके ऊपर डेट है, और उसके पास देने को कुछ नहीं है सिवाय अनलिमिटेड प्रिंटिंग प्रेस के। ये सब चीजें वहां पर डिस्कस होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी डिस्कस होंगी। जैसे अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, अमेरिका ने भारत के बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि भैया आप वहां से कोई सामान उठा के लाते हैं, उसका कोई पार्ट होता है, वो निकाल के आप रशिया को बेच देते हैं। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है भारत अमेरिका से उठाता है और रशिया को बेच रहा है, उसके ऊपर अमेरिका बहुत गुस्सा हो रहा है। उसके ऊपर वो चाह रहा है कि भारत की कुछ कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाए। शायद ब्रिक्स मीटिंग के बाद आपको ये होता दिखाई दे। ये प्रेशर टेक्टिक्स हो सकते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, ये दिखाने के लिए कि भैया हम तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन लगा सकते हैं। वो स्टेट डिपार्टमेंट, जो पागल स्टेट डिपार्टमेंट है, वो ये चीजें कर सकता है। लेकिन रशिया भी भारत से खफा है। रशिया कह रहा है यार तुम 155 मिलीमीटर के हथियार उन्हें क्यों बेच रहे हो। तो भारत हर एक से संबंध बनाकर चल रहा है। भारत रशिया से तेल भी खरीद रहा है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, यूएस को भी हथियार दे रहा है। लेकिन एक जो बैलेंस्ड फाइन लाइन है, उसके ऊपर जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और बैलेंस कर रहा है दोनों देशों के बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रिक्स मीटिंग के अंदर जिस तरीके से भारत, चाइना और रशिया एक साथ आकर खड़े हो रहे हैं, तीनों को पता है कि भैया रशिया पे, चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। रशिया भी नहीं करता चाइना पे विश्वास, भारत भी नहीं करता। भारत अमेरिका के रशिया के संबंध चलिए थोड़ा एक अलग इक्वेशन पे है, उन्हें पता है, लेकिन मजबूरी का नाम फिलहाल चाइना है, उसे लेके वो साथ चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर वेस्ट के लिए ये हो सकता है। भारत ये कह रहा है भैया तुम्हारा हमारा ज्यादा आर्म ट्विस्ट करोगे ना, तो हमारे पास ऑप्शन है कि अपने प्रतिद्वंदी का के साथ हम बॉर्डर इशू भी रिजॉल्व कर सकते हैं। हम आपकी मैंडेट पे नहीं चलेंगे, आप हमें कनाडा के माध्यम से आर्म ट्विस्ट करेंगे, हम नहीं ये करेंगे। आज ही देखिए ना जयशंकर जी ने क्या धोया है कनाडा को। अब वहां पे हमारे संजीव वर्मा जी ने क्या इंटरव्यू दिया है कैनेडियन मीडिया में, ट्रूडो की पैंट उतार के रख दिया उसके अंदर। 26 मिनट का इंटरव्यू है, पूरे के पूरे एजेंडा को धो के रख दिया। तो भारत ने कहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का आज एक एंथम बन गया है, एक स्लोगन बन गया है। उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। आप हमारे टर्म्स पे हमारे साथ खड़े होते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें आर्म ट्विस्ट करेंगे, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ब्रिक्स भी है, हम चाइना से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, हम चीजों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो भारत कुछ ऐसा ही ब्रिक्स में करता दिखाई देगा। बाकी आउटकम क्या होगा, क्या क्या निकल के आता है, वो तो ब्रिक्स के बाद है। लेकिन कम से कम ऑन द प्लेट एजेंडा फिलहाल यही है। अब ये देखते हैं बुफे में से कितना कितना क्या क्या खाया जाता है, क्या क्या छोड़ा जाता है। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर का पहला मंगलवार, हर बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इसी दिन होता है। और बचा है ये 2 हफ्ते। 2 हफ्ते पहले ब्रिक्स की समिट हो रही है, जिसमें इंडिया पहुंच रहा है। उससे पहले चाइना से कोजी अप किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, हम 2020 वाले टाइम पे पहुंच गए, 2020 वाले लोकेशंस पे हम वापस जा रहे हैं। और रशिया से भी, रशिया में जाकर के बातचीत हो रही है, और वहां पर ईरान भी होगा। क्या अमेरिका को ये पसंद आएगा? अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, खासकर जिस समय ये सिचुएशन चल रही है, ईरान वहां पर है, जिस समय चाइना वहां पर है, ये दो मिलकर आर्क राइवल, और रशिया में हो रहा है। मतलब करेला खाया नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। तीनों वो कंट्रीज जो हैं, जो वहां पहुंच गए हैं। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था, अभी एग्जैक्ट नहीं पता, शायद जो मेंबर इंडक्ट होने उसमें ईरान का नाम भी है, लेकिन ये शायद शर्त रख दी गई है कि अमेरिकन सैंक्शंस उनके ऊपर ना हो। शायद इसलिए ईरान का नाम कहीं फंस सकता है, और भी 1-2 कंट्रीज का नाम फंस सकता है। यूएई देखिए, वो भारत के कोटे से आ रहा है, निश्चित तौर पर भारत का सहयोगी है, उसके कोटे से आ रहा है। ईरान रशिया के कोटे से आ रहा है, आप ये मानकर चलिए। और जो इजिप्ट है और इथोपिया है, वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उन्हें वहां पे इंडक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। उससे पहले सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का प्रयास किया गया था लेने का, अर्जेंटीना ने खुद से बैक ऑफ किया। और सऊदी अरेबिया, अमेरिका और जो ये एंटी अमेरिका ग्रुप मान लीजिए, या अमेरिकन ऑल्टरनेटिव ग्रुप मान लीजिए, अमेरिका का कोई ऑल्टरनेट क्रिएट करने का जो प्रयास है, उसके बीच में एक फाइन बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वो भी कभी कहता है आऊंगा, कभी कहता हूं नहीं आऊंगा। फिलहाल इसमें तो शायद वो नहीं आ रहे, जो फॉरेन ऑफिशियल
लेवल की मीट हुई उसमें भी नहीं आए। तो वो फाइन बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है। 43 देश और हैं जो लाइन में है कि आना चाह रहे हैं। एक्सपेंड होगा निश्चित तौर पर, लेकिन धीरे धीरे होगा। और भारत का ये प्रयास होगा इसे चाइनीज हेजेमनी से बाहर लाया जाए। इसे ये ऐसे ना हो कि ये चाइना स्पॉन्सर्ड, चाइना बैग्ड कोई संस्थान है जैसे एससीओ बन गया है। भारत चाहेगा इसमें सब बराबर के हिस्सेदार हो, रशिया, भारत, चाइना, जो भी मेंबर हो वो बराबर तरीके से आगे बढ़े। यूएन की तरह ना हो जाए कि 5 मठाधीश बन के बैठ गए, या फिर एससीओ हो उसमें चाइना बन के बैठ गया। या वो चाहेगा कि इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और भारत का भी एक मजबूत से हो जैसा सबका है। तो ये सब मिला के जो ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर अमेरिका और उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्लीपलेस नाइट जैसी स्थिति क्रिएट कर ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका धीरे धीरे पीछे जा रहा है। भैया रशिया के साथ यूक्रेन में वॉर हुआ, आप देख लीजिए वहां क्या स्थिति है। द माइटी पावर, पूरा का पूरा नेटो नहीं उतरा, लेकिन एक तरीके से नेटो के देशों ने हथियार तो प्रोवाइड किए। कोई F-16 दे रहा है, कोई टैंक दे रहा है, कोई गोला दे रहा है। उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं थे, लगभग नेटो तो लड़ ही रहा था ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इसराइल में आप चले जाइए, वहां पे सब बहुत सारी फोर्सेस है, किस तरीके से वहां डिप्लॉयमेंट है, लेकिन प्रॉक्सीज के माध्यम से उसे परेशान किया हुआ है। और ऊपर से आप वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक और मिलिट्री और मल्टीलेटरलिज्म के नाम पर जो एक ऐसा इतना मजबूत संगठन बना रहे हैं, फिर वो उसकी एक और स्लीपलेस नाइट है। ऊपर से अमेरिका के अंदर का पॉलिटिकल केओस, अभी तो ये नहीं पता। आप ये कह रहे हैं 4 तारीख, मतलब ये फर्स्ट ट्यूसडे को चुनाव होगा। देखिए ये ट्यूसडे में वोट डालने वाले कौन है? अमेरिकन सिटीजन प्लस इलीगल इमिग्रेंट। ये तय करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, ट्रंप बनेगा कि कमला हैरिस बनेगी। तो वहां की इंटरनल डायनामिक्स भी बहुत खराब हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। ये सब देखते हैं। और मैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ आपको इशारा करूंगा। आपको मीडिया में एक नई खबर देखने को मिलेगी कि देखिए जो ये सब हुआ है ना, ये जो बैक ऑफ हुआ है, ये लद्दाख के अंदर जो स्टैंड ऑफ खत्म हुआ है, चाइना कभी इसे एक्नॉलेज नहीं करेगा। वो कहेगा कि भैया देखिए भारत वेस्ट से परेशान था, इसलिए भारत ने हमारे साथ डील ब्रोकर कर ली। मुझे लग रहा है कि इस नैरेटिव में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि चाइना अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहेगा। क्योंकि चाइना ये नहीं दिखाना चाहेगा कि भैया हमें पीछे इसलिए हटना पड़ा क्योंकि हमें एक मीटिंग चाहिए थी मोदी से। वो ये दिखाएगा कि भारत वेस्ट से परेशान है, स्टेट डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है, इसलिए वो चाइना से डील ब्रोकर कर रहा है। इस नैरेटिव में मत फंसिएगा, ये आपको जल्दी आता दिखाई देगा। तो कुल मिला के जी, तो कुल मिला के भारत, मीडिया में क्या चल रहा है वो छोड़ दीजिए, असली ग्राउंड पे क्या है, भारत के और चाइना के हित, किस तरीके से भारत अपने हित साध रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव में मत फंसिए, क्योंकि ये प्रोपोगेंडा और ये सब मीडिया वॉरफेयर की जो वॉर है ये चलती रहेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल 2020 के आसपास की जो स्थिति है उसके आसपास कहीं इंडिया चाइना दिखाई दे रहे हैं, प्लस ब्रिक्स, तो अमेरिका के लिए थोड़ी स्थिति असहज हो रही है। और हाँ, इसमें एक और जोड़ दूं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसा नॉर्थ कोरिया ने किया, प्लस ताइवान। तो अमेरिका के लिए बहुत सारे फ्रंट्स खुलते हैं, मल्टीपल। फाइनल क्वेश्चन जी, क्या डीडॉलराइजेशन इतना आसान है अमेरिका होने देगा? हमने दो सत्ता पलटती देखी, डीडॉलराइजेशन करने की कोशिश कर रही थी, एक सद्दाम हुसैन और दूसरा गद्दाफी। क्या इस बार इतना आसान होगा? क्योंकि इससे पहले भी इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में और ब्रिक्स में तो बात हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बात हुई थी कि क्रूड की ट्रेडिंग गोल्ड में हो जाए, लेकिन वो आइडिया जमा नहीं या जमने नहीं दिया गया। तो क्या इस बार आसान हो पाएगा? डी डॉलराइजेशन ऐसा है कि आज मीटिंग हुई 23 तारीख को और 25 तारीख से होने लगेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ये डेकेड्स का प्रोजेक्ट है। और डी डॉलराइजेशन, देखिए 3 तरह की से आप ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप डॉलर में ट्रेड कीजिए, या आप बायलेटरली ट्रेड कीजिए, भैया इंडिया यूएई कर रहा है, वो दिरहम में और इंडिया की रुपी में ट्रेड हो जाए, या फिर एक थर्ड ऑल्टरनेट करेंसी लाइए। ये तरीके हो सकते हैं ट्रेड के। तो डी डॉलराइजेशन के लिए आपको बाकी 2 करने पड़ेंगे। थर्ड करेंसी आए, अभी उसके लिए बहुत टाइम है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके जो फिगर है वो फर्स्ट होते हैं। कहीं से मैं पढ़ रहा था 2008 के बाद से उन्होंने हर साल 1.5 से 2% की अपनी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फर्ज की है। तो जो उनका 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो असली में 10-11 ट्रिलियन डॉलर की होनी चाहिए। रशिया किस तरीके से क्रेडिबल है, या उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए उसके बाद क्या उसे लेके एक थर्ड करेंसी बनाई जा सकती है, ये सब बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक थर्ड ऑल्टरनेटिव है कि बायलेटरल ट्रेड अपनी करेंसी में क्या किए जा सकते हैं क्या, अगर वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाए, वो भी डी डॉलराइजेशन के लिए खतरा है। ये मल्टी प्रोंग अप्रोच है, एक कोई तरीका फिक्स नहीं है कि कैसे डी डॉलराइजेशन हो। लेकिन अमेरिका का जो डॉलर की हेजेमनी है उसे काउंटर करने के लिए हर कोई कंट्री
और भैया अपनी सोवरेनिटी के लिए खतरा है। अमेरिका कितना भी अच्छा दोस्त हो, कल को मान लो उसका कुछ झगड़ा हो जाता है, वो तो एकदम से टैब बंद कर देगा, भैया हम नहीं कर रहे स्विफ्ट में तुम्हें, तुम्हारे एसेट कर दिए हमने बंद, फिर क्या करेगा? तो इसलिए आपने देखा जो डॉलर का रिजर्व है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो भी उसका भी नंबर कम हुआ है। जो मल्टीपल अलग करेंसीज हैं वो बढ़ा है। साथ ही भारत ने किस तरीके से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है, वो भी आप देखिए। इंग्लैंड में हमारा गोल्ड रखा हुआ था, वो भी भारत गोल्ड वापस लाया है। तो ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, मैराथन है ये, काफी लंबे समय तक चलेगा, धीरे 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 आपको असर दिखाई देगा। आपने बात की गद्दाफी की, आपने बात की सद्दाम हुसैन की, वो सिर्फ अपने तेल के भरोसे और अपने एक गोल्ड रिजर्व के भरोसे ये सब करना चाह रहे थे। वो इंडिविजुअल अप्रोच थी, इंडिविजुअल एफर्ट थे, इंडिविजुअल एफर्ट। आप उस स्थिति में जब अमेरिका इतना मजबूत था, जब कोई काउंटर करने के लिए नहीं था, तब चाइना नहीं था, तब रशिया नहीं था। चाइना तो ये ओबामा की वजह से इतना मजबूत हुआ, तब रशिया नहीं था। रशिया भी वो 99 के बाद पुतिन धीरे 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 आगे अपने आप को मजबूत कर रहा था। तो कुल मिला के उनके जो एफर्ट्स थे वो इंडिविजुअल एफर्ट थे, और वो अपने आप में इतने मजबूत नहीं थे कि अमेरिका को काउंटर कर सके। इसलिए अमेरिका ने उनका साथ ही, उनके साथ सऊदी अरब था अमेरिका के। उन्हें तो डर था ना, सद्दाम हुसैन कुछ करेगा तो सऊदी कहां उसे करने देते, या लीबिया को कुछ कहां करने देते। अब उनमें भी फूट है, सऊदी अरेबिया के साथ भी अब उनका एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, जो वो होता है पेट्रो डॉलर वाला, उसमें भी कुछ ज्यादा अभी प्रोग्रेस नहीं है। तो डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं पिछले 20 साल में। 2004 जो ये पूरा सद्दाम हुसैन का इन्वेशन और ये सब हुआ था, 20 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका, पूरी डायनामिक्स चेंज हो चुकी है। और जो आज है, आज से 20 साल बाद और कुछ चेंज होगा। मैं ये नहीं कह रहा डी डॉलराइजेशन एकदम हो जाएगा, लेकिन एक दिशा में बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कितनी दूर तक जा सकते हैं, लेकिन प्रयास है कि क्या डी डॉलराइजेशन होगा। मैं फिर भी ये कहता हूं, डॉलर हमेशा के लिए कभी खत्म नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि डॉलर खत्म ही हो गया। वो हमेशा एक मेजर चंक बना रहेगा, एक एक लंबे समय तक। हाँ, थोड़ा 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 कम होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी एक मेजर हिस्सा उसका रहेगा, मुझे ऐसा दिखता है, कम से कम अगले 30-40 साल। राइट, थैंक्स अ लॉट शिवम चौधरी जी, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। इस डिस्कशन में हमें एक चीज पता लगी कि आगे आने वाले टाइम में कुछ पटाखे जरूर फूटने वाले हैं। कहाँ फटेंगे, कब फूटेंगे, दिवाली भी आने वाली है, दिवाली के इर्द गिर्द ही कुछ हो सकता है या उसके बाद होगा। हाँ, एक चीज और कि अब ये बातचीत होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि इजराइल का रिस्पॉन्स भी कैसा रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। जय।